जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। गुरु जी थैंक यू वेरी मच अगेन कि आपने मुझे फिर आज ऐसा वेला बख्शा है, ऐसा टाइम बख्शा है कि मैं आपका शुक्राना कर सकती हूँ। और वो आपको ही पता है जो आप मुझे कैसे याद कराते हो मेरे कष्ट काटने के लिए। मेरे महाराज, मैं 2 लाइनें अपने गुरु महाराज के लिए बोलना चाहती हूँ। जे तू ना फड़दा बा असां रुल जाना सी, सानू किथे न लभणी था असां रुल जाना सी, असां मुक जाना सी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु महाराज। संगत जी, गुरु जी का गुणगान करना, गुरु जी की वड्याई करनी, हमारी उसमें कोई हैसियत नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है। पर गुरु जी महाराज का हम शुक्राना इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें भी हमारी ही भलाई है। उसमें ही हमारी कोई गुरु जी ने कष्ट काटने हैं या गुरु जी ने जो भी हमारे लिए बहुत बेहतर, बहुत अच्छा सोचा हुआ है, वो गुरु जी महाराज ही जानते हैं। बस हमें इतना पता है कि हमें ज़िंदगी मिली है, हमें गुरु महाराज ने पकड़ लिया है, तो हमें गुरु महाराज का शुक्राना करना है, क्योंकि उससे बड़ी चीज़ कोई नहीं है। अगर हम अपने, मैं यही कहूँगी कि हम इतने पापी हैं इस कलयुग में, अगर हमने अपना जन्म लिया है तो ऑब्वियसली हम पापी ही हैं। और ऐसा कोई भी नहीं है जो मतलब इस कलयुग में आया और उससे कोई कुछ हुआ ना हो। तो मैं संगत जी यही कहूँगी कि गुरुजी सबसे पहले आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर एक श्वास, हर एक चीज़, हर एक दिन, हर एक रात, मेरे हर एक रिश्ते का शुक्राना गुरुजी। हर एक, बस जो भी गुरुजी आपने दिया है, जो भी चीज़ें ज़िंदगी में होती है, मुझे नहीं पता गुरुजी, बस इन वन वर्ड ऐसे गुरुजी, लख लख शुक्राना। मेरी गलतियाँ माफ़ करना गुरु महाराज, बहुत सारी गलतियाँ की हैं महाराज। आंटी उनका कहना और मैं सीधी वहीं चली जाती हूँ, और जैसे ही वहाँ जाती हूँ तो ग्राउंड फ्लोर पे ही मेरे को शब्द की आवाज़ आ जाती है, और मैं शब्द की आवाज़ को ट्रेस करते हुए मैं उनके घर में पहुँच जाती हूँ। जैसे ही उनके घर में पहुँचती हूँ, वाकई सत्संग हो रहा होता है और मैं जाके माथा टेक के मैं बैठ जाती हूँ। जैसे ही माथा टेक के बैठती हूँ तो मुझे जल प्रसाद और चाय प्रसाद सब हो जाता है। उसके थोड़ी ही देर बाद मेरे को एकदम से ना किचन से एक आंटी आती है और कहती है, आंटी एक मिनट आप किचन में आओगे? मैंने कहा बिल्कुल आंटी, क्यों नहीं। मैं किचन में जाती हूँ तो आंटी मुझे कहती है, आंटी थोड़ी सी ना चपाती सेवा कर दोगे? मैं अंदर ही अंदर हंस पड़ी। मैं कहा गुरुजी, घर दी रोटियां नहीं बनवानियां सी, चपातियां तो बनवानियां सी, पर इतने शायद सत्संग तो सेवा लेनी सी। मैंने कहा आंटी क्यों नहीं, जरूर। मैंने चपाती सेवा बनानी शुरू करी तो वो आंटी से जैसे तारुफ हुआ, बात हुई, तो आंटी ने मेरे को बोला, आंटी मैं ना 2012 से जुड़ी हूँ, आप कब से जुड़े हो? तो मैंने कहा आंटी मुझे गुरुजी ने इस दरबार में और इस रूप में उन्होंने मुझे 2011 में बुलाया था। तो वो इतनी खुश हो गई, कहती है थैंक यू आंटी, इसका मतलब आप तो मेरे से भी पहले के जुड़े हो, आप तो सब जानते भी होगे, तो थैंक यू सो मच। गुरु जी का शुक्राना कि गुरु जी ने ना आपको यहाँ भेज दिया, क्योंकि ये जो परिवार है ना, इसमें ना आंटी अंकल की ना एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है, और आंटी अंकल भी बिल्कुल न्यू है, और उनके सारी जो भी संगत आई है ना, कोई भी प्रॉपर संगत है ही नहीं, ये सब बिल्कुल न्यू टू गुरुजी, और इनको किसी को भी गुरुजी के बारे में, सत्संग के बारे में कुछ भी नहीं पता आंटी। इसलिए ना मैं थोड़ा मुझे मुश्किल हो रहा था कि अकेले मैनेज करने के लिए। देखो गुरुजी ने ना आपको भेज दिया। मैं भी खुश, मैं कहा चलो गुरुजी ने सेवा लेनी सी, गुरुजी अपने आप गुरुजी तरीके बनाते हैं। तो उसके बाद आंटी ने मेरे को बोला कि आंटी इन्होंने ना इसका मक्की का साग, राजमा, रोटी और एक आधी सब्जी और भी थी, तो इस तरह रखा है, तो हम किस हिसाब से हम, और ना मक्की की रोटी और ऐसे। तो मैंने कहा आंटी मक्की की रोटी से ना अच्छा हम मक्की की पूरी बना लेते हैं, दैट विल बी इजियर टू मेक, और जल्दी भी बन जाएगी। तो ठीक है आंटी आपको आती है? मैंने कहा मैंने कभी बनाई नहीं है, बट स्टिल आई कैन, मतलब थोड़ा मैं आपको सोच के मैं कर सकती हूँ, आई हेल्प यू। तो फिर आंटी कैसे भोग लगाए? मैंने कहा ऐसे करते हैं, हम ना 2 परांठी बना देते हैं और 3 पूरी करके हम टोटल, नहीं 5 पूरी करके हम टोटल 7 का कलेक्ट, मतलब टोटल गुरुजी को अर्पित करते हैं।
तो बाकी वो प्रसाद भी बाद में हम संगत में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो कहती अच्छा आंटी। फिर गुरुजी ने ना वो रोटियां भी बनवाई, चपाती भी बनवाई, साथ में पूरियां भी बनवा दी। और जब मैं गुरुजी की चपाती बना रही परौंठियां, तो आंटी मैंने नहीं ध्यान दिया, मैं अपनी धुन में बना रही हूँ और वो आंटी देख रही है और मेरे को क्या कह रही है, आंटी देखो ना गुरुजी का परौंठे तो पूरी फुल ऑन ओम 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 दर्शन। मैंने भी जब ध्यान दिया तो मैंने कहा आंटी ये भी गुरुजी की मर्जी होती है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स गुरुजी ने जैसे देनी होती है। एनीवे सत्संग वाला लंगर तैयार हो गया और जब लंगर का टाइम आया तो उससे पहले आरती का जब टाइम था तो भी आंटी ने मुझको बोला, आंटी मैं थोड़ा बहुत ना किचन का देखती हूँ, तब तक आप ना संगत को ना आरती करवा दो। गुरुजी ने आरती की सेवा भी दी, आरती भी करवा दी। उसके बाद गुरुजी ने सत्संग शेयरिंग की भी सेवा दी। सत्संग शेयरिंग में गुरुजी ने मुझको खड़ा किया और वो सेवा करवाई कि गुरुजी इन्होंने सबनु दस कि मेरे बारे में और गुरुजी के सत्संग के नियमों के बारे में जो भी गुरुजी ने मुझको हुक्म दिया वो सब मैंने उनको शेयर कर दिया। और होते होते जो है 2:45 आई गॉट फ्री। अच्छा, उससे पहले मैं जब निकलने लगती हूँ घर से तो मैं ऐसे ही अपनी नीस को मैंने पूछा, मैंने कहा बेटा गुरुजी को आप क्या खिलाना चाहते हो, तो मैं अकॉर्डिंगली हम लोग डिसाइड कर लेंगे। और फिर हम ना 4 बजे से हम 1 घंटे का सत्संग करेंगे, क्योंकि 1 घंटा सत्संग मैं ना सुबह गुरुजी का कर लेती हूँ, तो हम 1 घंटे का ही सत्संग कर लेंगे, क्योंकि आप लोग भी थके हुए हो और ज्यादा आप लोगों को भी मतलब परेशानी ना हो। तो कहती है ठीक है बुआ। देन इट वाज डिसाइडेड कि 4 to 5 हम लोग सत्संग करेंगे। तो वो मेरे को कहती है बुआ हमने ना बहुत, हमारे एरिया में ना एक्चुअली एक बुरे की बर्फी बहुत मशहूर है, वो एक की बर्फी बहुत अच्छी बनाता है वो, तो बच्चों को था। तो बोलती है बुआ हमने ना काफी टाइम से उसकी बर्फी भी नहीं खाई, तो हम ना गुरुजी को मीठे में वही मतलब अर्पित कर देते हैं, और आप ना नमकीन में आपको देखो आप क्या बनाओगे। तो मेरे को एकदम गुरुजी दिखाने हैं कि तू ना नमकीन ना मेदू वड़ा बनानी सूजी वाला, तो नाल नारियल की चटनी और साथ में चाय प्रसाद होगा और कड़ा प्रसाद तो एज यूजुअल बनेगा ही बनेगा। तो बिटिया कहती है ठीक है बुआ डन। हाँ डन। तो उसके बाद मैं वहां से जब निकलती हूँ देन आई हायर्ड अ रिक्शा एंड स्ट्रेट अवे मैं उस बुरे वाले की शॉप पे जाने के लिए पहुंचती हूँ। पर अंदर ही अंदर मैं ना डर भी रही हूँ, क्योंकि उसकी बर्फी इतनी मशहूर है और उसकी इतनी मतलब उसकी जो सेल होती है वो ऐसे हो जाती है कि जैसे ही उसकी सेल शुरू होती है ऑलमोस्ट 1 o'clock तक वो सब पैकअप कर देता है। तो मैं अंदर से डर भी रही। मैंने कहा गुरुजी बच्चे ने आपको ये खिलाने के लिए ऑफर किया है और पता नहीं मैं 2:45 होने वाले हैं, पता नहीं मेरे को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पर ठीक है गुरुजी अगर तुझे वाकई यही भोग लगाना है, तुझे खानी है, फिर अवेलेबल करा देना। आंटी आप मानोगी नहीं, मैं वहां पहुंचती हूँ और बस लास्ट मेरे को ही वो बर्फी अवेलेबल हो पाती है एंड आई टुक द बर्फी एंड कम बैक टू होम। आते ही मैं फटाफट दरबार तो गुरुजी ने पहले ही से ही लगवा रखा था, थोड़ी बहुत मैं फ्लावर की सेवा करती हूँ, जोत की थाली तैयार करती हूँ और उसके साथ साथ मैं फटाफट कड़ा प्रसाद बनाती हूँ, मेदू वड़े का बैटर वगैरह तैयार करके चटनी बना के, और सत्संग का एकदम जब टाइम हो जाता है तो मैं बच्चों को बुला लेती हूँ। और जिस बिटिया का बर्थडे था उसको मैं उसी से ही जोत जलवाती हूँ। और ब्रदर की एक्चुअली 2 बेटियां हैं, दोनों आके बैठती हैं। तो मैंने कहा मम्मा कहाँ है, पापा कहाँ है, तो एकदम से वो बोलती है बुआ पापा की तबीयत ठीक नहीं है, पापा लेटे हुए थे तो मम्मा हो सकता भी आ जाए। इतने में क्या देखती हूँ कि भाभी आ जाती है, बट भाभी के फेस से मुझे लगता है कि वो जैसे बेमनी आई है। तो मेरे को कहती है दीदी मैं आ तो गई, इनकी ना तबीयत ठीक नहीं है, बट इन्होंने मुझे फोर्सली भेजा है कि दीदी ने सत्संग रखा हुआ है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं जैसे ही मेरे को अच्छा फील होगा मैं नीचे आ जाऊंगा, तो तू जा और तू बच्चों के साथ तू भी जाके बैठ, अच्छा नहीं लगता क्योंकि गुरुजी का सत्संग रखा हुआ, तू जा। अब तीनों बैठ जाते हैं, मैं भी बैठ जाती हूँ। और उस दिन मेरे ना नींद में थोड़ी प्रॉब्लम थी तो मैं नीचे बैठ नहीं पा रही थी, तो मैं गुरुजी के दरबार के सामने ही लॉबी की तरफ चेयर पे बैठ जाती हूँ और सत्संग शुरू हो जाता है। जैसे ही सत्संग प्रोग्रेस करता होते होते ऑलमोस्ट 5 बजे के आसपास आरती का टाइम आता है, और आरती अभी कुछ शुरू ही करनी होती है। तो इतने में क्या होता है कि संगत जी मैं ऊपर लॉबी में फर्स्ट फ्लोर पे जहाँ मैं बैठी होती हूँ उसी के ऊपर पे इतनी जोर से धम की ना कुछ गिरने की सी आवाज आती है और मैं परेशान हो जाती हूँ। मैं एकदम से गुरुजी को अंदर ही अंदर मन ही मन में पूछती हूँ, मैंने कहा गुरुजी आवाज की सी, तो एकदम मैंने गुरुजी कहते ओ ना डिग पिया, और डिग पिया तो छेती ऊपर जा।
आरती का समय था और मैं भी हैरान। तो मैं एकदम से, मुझसे रहा नहीं जाता क्योंकि गुरु का हुक्म होता है और मुझे गुरुजी एकदम विजन दिखा देते हैं कि ऊपर तो प्रदरी था और वो गिर गया है शायद। तो मैं इतने में ना बड़ी वाली बिटिया जिसका बर्थडे था वो आरती संभाल लेती है और आरती करती रहती है क्योंकि उसको था कि बीच में खंडित नहीं होना चाहिए। वो आरती कर रही है, मैं भागती हूँ और मेरे साथ वो छोटी बिटिया भी भागती है कि भाई वो, मैं देखती हूँ हमारे ना बहुत बड़े बड़े लगेज थे, हम आज वापस आए ना, हो सकता है कोई लगेज गिर गया होगा। अब मैं उसको क्या बताऊं कि मुझे गुरुजी ने क्या दिखाया है। मैंने कहा हाँ बेटा तू जा, फटाफट भाग, देख मैं भी भागती हूँ और तू फटाफट देख और मुझे भी बता, मैं भी आ रही हूँ। इतने में वो भागती है, मैं भागती हूँ, पीछे पीछे भाभी भी भागी भागी आ जाती है और हम क्या देखते हैं कि माय ब्रदर, जो कि इतना मतलब टॉल एंड बिल्ट वाला ब्रदर, 6 फीट के ऑलमोस्ट, वो बिल्कुल चित पड़ा हुआ है और लॉबी में ही बिल्कुल बाथरूम की तरफ उसके पैर और किचन की तरफ उसके सिर पड़ा है और बिल्कुल चित पड़ा हुआ है उस पे जमीन पे। और एकदम से देख के ना मैं एकदम, मेरे घबरा जाती हूँ और मेरे को ना एकदम रोना सा निकलने लगता है। और वाकई लिटरली मैं, आवाज भी मेरी, मैं उसको आवाजें मारती हूँ, हरीश हरीश क्या हुआ, हरीश भाई क्या हुआ, आँख खोल। और एकदम से ना मैं रोने की उसमें होती हूँ तो मुझे कान में मिट्टी से आवाज आती है, रोने लोड़नी है, हिम्मत रख, तू ही संभालना है क्योंकि थल्ले माँ भी बीमार है, बेड रिडन है और इनू भी तू संभालना है, बारों आए ने, तो तू ना रोना नहीं है, पॉजिटिव रह। और संगत जी आप मानोगे नहीं, गुरुजी ने मुझे जैसे ही हुक्म दिया, मैं एकदम से, मेरे आंसू कहाँ गए मुझे नहीं पता और मुझे एकदम थॉट देते हैं। मैं छोटी बिटिया को बोलती हूँ, मैं कहा बिटिया तू जाके ना, इतने में ना आरती भी खत्म हो चुकी होती है, वो बड़ी वाली भी आगे आती है ऊपर और देख के दोनों बेटियां और उसकी वाइफ दोनों तीनों रोने शुरू हो जाते हैं। और इतना शोर सुन के आसपास के मेरे सभी पड़ोसी भी एकदम से जो है ऊपर आ जाते हैं और वो सब मंजर देख के वो भी हैरान हो जाते हैं कि क्या, सुबह तो ये लोग पहुंचे हैं, अच्छे भले थे, सबसे हेलो आई हुई है और एकदम से ये इसको क्या हो गया। और इतने में ना मुझे गुरुजी थॉट देते हैं, मैं बिटिया को बोलती हूँ, मैं बेटा तू ऐसे कर, गुरुजी का ना वो जल प्रसाद लेके आ जो अभी सत्संग में लगा हुआ था। वो जल प्रसाद लाती है, मैं उसका छिट्टा मारती हूँ ब्रदर के ऊपर और 1-2 ड्रॉप्स उसके लिप्स पर रखती हूँ। इतने में ना वो आंखें खोल लेता है और जैसे ही आंखें खोलता है तो मैं उसको एकदम से मैं उसको पूछती हूँ और तो मेरे को लगता है कि उसको ना जैसे रेस्टलेस हो रहा है और वो एकदम उसका जेस्चर से मुझे फील होता है कि ही इज गोइंग टू वॉमिट आउट। तो मैं सामने वाले पड़ोस के उस बच्चे को बोलती हूँ, बेटा थोड़ा इसकी ना मुझे ना हेल्प कराए, एक तरफ से तू उसको सपोर्ट कर, एक तरफ से मैं उसको बिठाते हैं, मुझे लग रहा है ये वॉमिट करने वाला है। इतने में भाभी ना बकेट भी ले आती है कि जल्दी में उसको कुछ समझ नहीं आता, वो बकेट ले आती है और जैसे ही हम उसके आगे करते हैं वो एकदम से बैठते ही इतनी हैवी वॉमिट करता है और उसकी वॉमिट में टोटली ब्लड था। मैं हैरान हो जाती हूँ, मेरे को एकदम से इतना अजीब सा लगता है और मैं इसको सारा, मैं मतलब फ्रॉम दी बैक टू बॉटम उसको पूरा मैं चेक करती हूँ, कहीं पे भी गंगा जी कोई उसको बाहर से कोई लेस्ट्रेशन नहीं, कोई ब्लीडिंग नहीं, कोई कुछ नहीं था। और फिर हम उसको हेल्प करके, उसकी सपोर्ट करके उसको हम बेड पे लेके आते हैं। जैसे ही वो बेड पे बैठता है वो अपना सिर पकड़ के, कभी वो बैठ रहा है कभी लेट रहा है, इतना रेस्टलेस। तो मैं उसको पूछती हूँ कि क्या हुआ था, गिरे कहते कहते मुझे नहीं समझ रहा है मुझे क्या हुआ। उसके बाद ना मेरी भाभी बोलती है, दीदी सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो, ये बहुत दिनों से ना एक्चुअली हम लोग वहाँ पे काफी टेंस थे, कोरोना की वजह से भी और ऑफिशियल इनका वर्कलोड भी बहुत ज्यादा था क्योंकि हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर सारे में बहुत बिजी थे, ऊपर से घर की भी सारी पैकिंग और सारा तैयारी करना और वहां से मूवमेंट और फिर ओवर एंड ऑल हम लोगों को उन्होंने डिच किया, सीधी फ्लाइट बोल के उन्होंने हमें सीधी फ्लाइट भी नहीं दी और सेकंड फ्लाइट हमको बोर्ड करनी पड़ी, जिसकी वजह से हमें इतने लगन के साथ जो है भागना पड़ा और बहुत परेशानी हुई है। तो इस वजह से इनको ना बहुत थकान है, हो सकता है ये रेस्ट करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। अब चूंकि संगत जी आई वाज फ्रॉम द लाइन, तो मैं जो देख पा रही थी दूर दूर तक वो मेरी भाभी को नहीं समझ आ रहा था, बट मैं एकदम से ही मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाभी ऐसा नहीं है, हम तो, मैं इसको घर पे नहीं रख सकती जो इसकी कंडीशन है एंड इसको 100% इंटरनल जो है आइडेंटिटी हुई है और उसके लिए मुझको इसको जो है हॉस्पिटल में लेके ही जाना पड़ेगा और हॉस्पिटल में मोरेओवर ही नीड्स आईसीयू केयर। ये वार्ड में भी इसके रूम में केयर नहीं होगी, इसको आईसीयू चाहिए और आईसीयू केयर हॉस्पिटल में मिल सकती है, मैं इसको ऐसे घर रख के इसकी मैं लाइफ से प्ले नहीं कर सकती। तो भाभी ने कहा ठीक है दीदी जैसे आपको ठीक लगे। और एकदम से ना मैं
गुरुजी को कहती हूँ, मैंने कहा गुरुजी इसको मैं ना मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका में भेज देती हूँ, कैसे करूँ? क्योंकि मणिपाल हॉस्पिटल इट वाज अ न्यूली बिल्ड हॉस्पिटल और उसमें ना मतलब वेल इक्विप्ड, बहुत मैंने उसकी मतलब सुनी थी तारीफ कि उसमें सारी फैसिलिटीज बहुत अच्छी है। तो एकदम से जैसे ही मैं मतलब सोचती हूँ तो मुझे एकदम से गुरुजी मेरे कान में बोलते हैं, नहीं नहीं मणिपाल हॉस्पिटल नहीं भेजना, वो तो सारा कोविड हॉस्पिटल बन गया। इन्होंने तू सेक्टर 10 द्वारका दे ना आयुष्मान हॉस्पिटल ही भेज, और कोरोना फ्री हॉस्पिटल है। तो और वाकई, और मेरे को क्या कहते हैं कि अभी पीछे भी कोरोना में भी ना तेरी मदर को मेडिकल इश्यूज हुए थे और तू वहाँ पे तेरी मदर भी 13 दिन वहाँ ट्रीटमेंट लेके आई है, तो तू उसी हॉस्पिटल में भेज। मैं हैरान, मैंने कहा ठीक है गुरुजी। मैं ना इमिडिएटली वहाँ पे एक मेरे मतलब उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में एक ऑफिसर थे, पब्लिक डीलिंग करते थे जो, तो मेरा उनके साथ ना मेरे को हेल्प मिल गई थी, कुछ जानकारी निकल आई थी। तो मैंने ना इमिडिएटली उनको फोन कर दिया, क्योंकि ये शाम का वक्त था, ऑलमोस्ट 6 साढ़े 6 का टाइम था, बट मैंने फिर भी उनको फोन किया। तो ही सेड कि मैडम मैं तो ड्यूटी ऑफ होके आ गया हूँ, पर आप चिंता मत करो, मैं अभी फोन कर देता हूँ, सब कुछ मैनेज हो जाएगा, बट आप उनको ना देर ना करो, आप फटाफट उनको भेज दो। मैं सामने उस लड़के को बोलती हूँ और वो कैब से भाभी के साथ ब्रदर को लेके जाता है। वहां जैसे ही जाते हैं तो सच में संगत जी, जैसे गुरुजी ने ना सब कुछ प्लान किया हुआ था, गुरुजी ने सब पहले से ही तैयारी कर रखी थी। और वहां जाते ही ब्रदर को इमीडिएटली अटेंशन मिलती है और वो एकदम से उसको आईसीयू में एडमिट कर लेते हैं। आईसीयू में उनकी जो है ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल उनका जो है, और वो एक न्यूरो सर्जन को भी कॉल कर लेते हैं जो उनके वहां पे उस टाइम पोस्टेड थे। बट एक्चुअली जो उनके अपने न्यूरो सर्जन थे, ही वाज इन क्वारंटीन, मतलब ही वाज हैविंग सफरिंग फ्रॉम कोरोना, तो ही वाज इन क्वारंटीन पीरियड। और वहां पे उन्होंने एक बहुत अच्छे जो न्यूरो सर्जन थे, वो मैक्स हॉस्पिटल साकेत से उन्होंने हायर किए हुए थे। तो देखो गुरुजी भी कैसे कैसे सब प्लान करते हैं। जैसे ही ब्रदर पहुंचते हैं वहां से वो उनको कॉल आ जाती है, वो डॉक्टर भी फटाफट पहुंच जाते हैं। अब उनका सीटी स्कैन होता है, जैसे ही स्कैन होता है तो डॉक्टर मेरी भाभी को बताते हैं। और उस टाइम मैंने भाभी को बोला, मैंने कहा भाभी बच्चे लड़कियां भी अकेली हैं घर में, माँ को भी अटेंशन चाहिए, और हमारे पास कोरोना के इस टाइम में मैन पावर भी हम किसी को जबरदस्ती हम लोग मोबिलाइज नहीं करा सकते। तो ये आपको एक जगह आपको मैनेज करना पड़ेगा और एक जगह मुझे जो है घर संभालना पड़ेगा। तो मेरी अंदर से इच्छा थी कि हस्बैंड के साथ वाइफ ही मैनेज करे तो ज्यादा अच्छा है, और उनकी भी दिली इच्छा थी कि दीदी मैं इनके साथ हॉस्पिटल में मैनेज करूंगी। मैंने कहा ठीक है, यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ ऑल्सो, क्योंकि प्रिकॉशंस और ये सब भी आप ध्यान रखना, क्योंकि अगर घर में एक को भी कोरोना आएगा तो हम लोग सब परेशान हो जाएंगे। और मोरेवर मदर मॉर्बिड कंडीशंस में है, मदर के लिए भी बहुत दिक्कत हो जाएगी, और फिर ब्रदर की जो है टेक केयर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कहती नहीं दीदी आई विल जस्ट टेक केयर, और बाकी मैंने कहा चिंता मत कर, गुरुजी है, ही विल डेफिनेटली हमारी हेल्प करेंगे। अब संगत जी वो उनको लेके हॉस्पिटल चले जाते हैं, इधर मैं गुरुजी के पास बैठ के मेरा रोना निकल जाता है, और मैं गुरुजी को सिर्फ यही अरदास करती हूँ। मैंने कहा गुरुजी आपकी वस्तु है, आपने दी है, आपने ही संभालनी है, बाकी सिर्फ मेरी एक छोटी सी अरदास है गुरुजी कि उसकी बेटियां बहुत छोटी हैं और उनको बाप के साये की बहुत जरूरत है। बच्चों का भी पढ़ाई, कैरियर, सब कुछ सेटल करना, बहुत कुछ अभी लाइफ में करना है उसने। प्लीज आप इतनी मेरी इल्तिजा सुनना, बाकी जो आपने करना है गुरुजी हमें मंजूर है, तेरी रजा में हम राजी। मेरे से सिर्फ यही अरदास निकली, और उसके बाद वो हॉस्पिटल में उसका केयर शुरू हो जाती है। उसका सीटी स्कैन होता है, तो डॉक्टर बोलते हैं कि मैडम हमने सीटी स्कैन कर लिया है। मेरी भाभी को बताते हैं कि सीटी स्कैन में उनका ब्लीडिंग आई हुई है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि विल जस्ट ट्राई टू ट्रीट हिम विद मेडिसिन। लेकिन अगर नेक्स्ट सिटी जो हम 24 आवर्स की बात करेंगे, अगर उस सिटी में वो ब्लीडिंग नहीं रुकती है और हमें उसकी इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई देती है, तो देन वी हैव टू गो फॉर दी सर्जरी, एंड हमें इंटरनल जो है ओपन करके, ब्रेन ओपन करके इंटरवीन करना पड़ेगा। वो जब मुझे भाभी ने बताया तो मैंने फिर गुरुजी अरदास करी। मैंने कहा गुरुजी प्लीज सर्जरी की नौबत मत लाना, बिकॉज आई हैड ऑलरेडी बीन टू न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट। मैंने सब देख के पेशेंट, एक बार अगर ब्रेन ओपन हो जाता है तो उसके बाद पेशेंट में वो नॉर्मलसी और वो प्रोग्नोसिस मैंने बहुत पुअर देखे हैं सर्जरी के। मैंने कहा गुरुजी प्लीज 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 आप बैठे हो ना, आप भी अपने तरीके से उसको संभालना कि उसको सर्जरी की नौबत ना आए।
उसके बाद गुरुजी संगत जी उसके साथ ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। अगले दिन उसकी 24 आवर्स के बाद, इट वाज द डे व्हेन इट हैपेंड, इट वाज फ्राइडे, और सैटरडे को फिर जब उसकी सेकंड एमआरआई होता है तो भाभी और मेरा रूटीन क्या था जिस टाइम गुरुजी लॉकडाउन लगा था, वेरी फर्स्ट डे फ्रॉम द लॉकडाउन गुरुजी का हुक्म आ गया था कि हुण तू सवेरे नाल 1 घंटे ਦਾ सत्संग करना है, भोग लगाना, उस तो बाद तू सारिਆਂ ਨੂੰ प्रसाद मां ਨੂੰ खिलाना है, मेड ਨੂੰ खिलाना, आप भी खाना है, उस तो बाद तू घरों निकलना है ਤੇ मैं तेनू सुरक्षा चेक ਵਿੱਚ रखूंगा। आंटी ये रूटीन मेरा तब से चल रहा था। जैसे ही मार्च से ये लॉकडाउन शुरू हुआ था तो वही रूटीन में मैंने सुबह जैसे ही सत्संग करती थी, भोग लगाती थी, भाभी को प्रसाद खिला के उसको थोड़ा पैक करके सब, उसके बाद ही मैं भाभी को घर से भेजती थी। एंड देन शी यूज्ड टू टेक कैब एंड हॉस्पिटल पहुंच जाती थी, क्योंकि शी वाज इन आईसीयू, तो वहां पे कोई ज्यादा रिलेटिव्स को रुकने का भी मौका नहीं देते थे। सिर्फ 11 से 12 मिलने का टाइम होता था, उस टाइम में वो बोलते थे कि आप अवेलेबल रहो, बाकी अगर कुछ होगा तो हम फोन कॉल से आपको इत्तला करेंगे। तो वो 11-12 बजे के हिसाब से वो थोड़ा पहले ही निकल जाती थी, क्योंकि उसको बहुत घबराहट रहती थी। तो कहती थी दीदी मैं वहां जाके ना बैठ जाऊंगी, पर मेरे को होता है कि मैं वहीं रहूं आसपास। मैं कहा ठीक है। अब वहां जब जाती है, सेकंड सिटी होती है, तो डॉक्टर उसको बोलते हैं कि मैडम सिटी में उनकी जो है ही इज रिस्पॉन्डिंग टू द मेडिसिन, तो अब हमें जो है ये तो बहुत अच्छी गुड न्यूज है कि हमें जो है उनको सर्जिकली इंटरवीन नहीं करना पड़ेगा एंड वी विल ट्राई टू मैनेज विद मेडिसिन। अब वो मुझे खबर देती है तो मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। मैं गुरु जी आप वाकई हो, आप सुन रहे हो और आप ही मैनेज करोगे। उसके बाद सैटरडे निकल जाता है, तो संडे को थर्ड सिटी होनी होती है सुबह। तो भाभी मुझे घर आती है रात को, तो मुझे कहती है दीदी कल सुबह ना सिटी है, ऑलमोस्ट 11 o'clock दे है प्लान, तो मैं चली जाऊंगी सुबह, तो आप तो कल तो संडे आप मैनेज करके आप आ जाओगे सिटी के टाइम पे। एंड आई वांट कि आप एक बार ना डॉक्टर से रूबरू होके आप उनसे डिस्कस करो, तो मुझे हमें थोड़ी सेटिस्फेक्शन लगेगी। मैं कहा नहीं, आई डू ऑल्सो विश, ठीक है मैं संडे है लेट होगा तो मैं ना सब मैनेज करके, मेरे को भी बोलूंगी जल्दी आ जाएगी, सब मैनेज करके ना मैं जैसे ही खत्म करके बच्चों को मैं समझा के मैं आ जाऊंगी। अब जैसे ही भाभी वहां पहुंचती है तो मुझे फोन आ जाता है कि दीदी ये तो इन्होंने प्री फोन कर दिया और मैं ना इनको सिटी के लिए लेके जा रही हूँ, बट कोई बात नहीं, जैसे ही आप फ्री हो ना आप आ जाना, हो सकता है डॉक्टर से आपकी मुलाकात हो जाए और बात हो जाए। तो मैं अपना घर का मैनेज करती हूँ सब कुछ करके, और मैं बच्चों को समझा के और फिर मैं अपना चली जाती हूँ। तो मैं जैसे ही वहां पहुंचती हूँ, मैं आईसीयू में जाती हूँ, तो मैं ब्रदर को देखती हूँ तो मैं हैरान हो जाती हूँ। मैंने कहा मैं इतनी हैरान, मैंने कहा 2 दिन से मुझे इतना अच्छा अपडेट मिल रहा था कि ही इज रिस्पॉन्डिंग, बातों को आवाज को रिस्पॉन्ड करता है, दो ही इज नॉट ओरिएंटेड, मतलब प्रॉपरली वो उतना ओरिएंटेशन नहीं था उसको, बट स्टिल ही वाज रिस्पॉन्डिंग। लेकिन आज तो वो बिल्कुल रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। मतलब मैंने उसको पेनफुल स्टिमुलाई दिया, उसके बावजूद उसका बहुत बहुत स्लगिश रिस्पॉन्स था। तो मैं इतनी परेशान हैरान, मैंने भाभी को बोला, मैंने कहा कल तक तो बहुत अच्छे रिपोर्ट्स दे रही थी, आज तो ये बिल्कुल ये तो रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा। तो वो भी हैरान थी, कहती हाँ दीदी कल तक तो बहुत अच्छा, शाम तक जब मैं गई थी तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, अभी तो नहीं, बट लेकिन सुबह जब हम सिटी के लिए ले गए तो ही वॉज वेरी रेस्टलेस, तो तब तो बहुत रिस्पॉन्स था, बट अब नहीं है, मुझे नहीं समझ आ रहा। तो एकदम से ना वो इतने में ना वो डॉक्टर भी आ जाते हैं, तो मैं उनको मिलती हूँ, तो उनको जब पता लगता है कि आई एम फ्रॉम द लाइन, तो उनको बहुत अच्छा लगता था। नहीं डिस्कस्ड विद पूरा केस मेरे से डिस्कस करते हैं, और मैं उनसे भी बहुत सारी अपने, बिकॉज आई वर्कड इन न्यूरोसर्जरी, तो मेरे भी काफी सारी एक्सपीरियंसेस थे, मेरे भी काफी सारे डाउट थे जो मैं अपने ब्रदर को लेके मैंने उनसे सब क्लियर किए। तो मेरे को एकदम छूटते ही कहते हैं कि मैम मेरे को रियली मेरे को लगता है कि आई एम मिसिंग समथिंग। तो मेरे को आज ना इसका रिस्पॉन्स देख के ना मैं भी परेशान हो गया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इनका ना एक ब्रेन वो कराऊं एनजीओ। मैंने कहा सर आपको पूरी छूट है, आपको जो पेशेंट के लिए बेस्ट लगे उसकी ट्रीटमेंट के लिए, उसके फर्दर वेलबींग के लिए, वी विश कि हमारा बच्चा जो है ठीक हो जाए, मेरा ब्रदर ठीक हो जाए। तो उसके लिए ना आपको सर जो भी करना है ना आप प्लीज कैरी आउट। तो एकदम से ना मुझे एकदम से थॉट आता है, मैं उनको सर को बोलती हूँ, मैंने कहा सर आज इनका ना सीटी हुआ है एंड मेरे को एज पर भाभी की रिपोर्ट मुझे पता लगा था कि ही वाज वेरी रेस्टलेस। तो कहीं ऐसा तो नहीं है सर सीटी परफॉर्म कराने के लिए उन्होंने जो किया है तो उसमें
क्योंकि जब पेशेंट रेस्टलेस होता है तो सीटी करना इट्स नॉट पॉसिबल। तो हो सकता है उन्होंने कोई स्टैंडिंग ऑर्डर हो, उनको सेडेशन देके उनका सीटी किया और सेडेशन का इफेक्ट हो जिसकी वजह से इज नॉट एट ऑल रिस्पॉन्डिंग। तो सर कहते हैं हाँ मे बी क्वाइट पॉसिबल मैम, बट स्टिल वो पूरा फाइल गो थ्रू करते हैं, कहते हैं मैम इसमें तो कहीं कोई नोट है नहीं। मैंने कहा सर समटाइम इट हैपेंस कि विदाउट नोट भी ना, क्योंकि प्रेशर होता है कि सीटी स्कैन करना है, तो हो सकता है उन्होंने अपने तरीके से थोड़ा पेशेंट को काम डाउन करने के लिए दे दिया, बट दे माइट नॉट हैव रिटन। है तो गलत ये चीज, बट मेरे को ऐसा क्यों स्ट्राइक हो रहा है। देन ही सेड कि हो सकता है क्वाइट पॉसिबल मैम, बट विदाउट रिटन हम लोग तो नहीं वो कर सकते। संगत जी, जब पहले दिन गुरुजी का बुलावा मेरे को आया तो मैं बहुत रिलक्टेंट था गुरुजी के पास जाने के लिए, क्योंकि मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि गुरुजी क्या हैं, कैसे हैं, कौन हैं। तो मेरे एक फ्रेंड थे, हम लोग तब नोएडा रहते थे। तो मेरा एक फ्रेंड था, रिटायर्ड विंग कमांडर था, वो मेरे को सुबह सुबह ऑफिस में आके बोलने लगा कि सिंगला जी आपको एक गुरुजी से मिलवाना है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप कृपया मेरे साथ चलने का प्रोग्राम बनाइए। मैंने कहा देखो चोपड़ा जी, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, मैं नहीं जा पाऊंगा, ना ही मेरे को इन चीजों में इंटरेस्ट है। उससे पहले एक किस्म का ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेता था इस साइड पे। तो खैर वो दोपहर को फिर मेरे पास आए, कहने लगे सिंगला जी आपको गुरुजी के पास चलना ही है। मैंने फिर भी मना ही किया। शाम को अल्टीमेटली वो अपने परिवार को लेके मेरे गेट पे उन्होंने गाड़ी लगा दी। कहने लगे अच्छा अगर आप नहीं जाना चाहते तो अपनी भाभी से बात कर लो। मैंने कहा देखो चोपड़ा जी, ये मेरा इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो आप, आपको पता है भी मैं उनको मना नहीं कर पाऊंगा। वो कहने लगे ठीक है जी, फिर मना नहीं कर पाओगे तो बैठो चुपचाप। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने अपनी मिसेस को फोन लगाया, बोला भी गुरुजी आए हैं कोई दिल्ली में, उनको मिलने जा रहा हूं मैं चोपड़ा जी के साथ। तो इतना कह के मैंने फोन रख दिया। तो मैं उनके साथ निकल पड़ा। तब करीब 7 बजे थे, हमें 1 घंटा लगना था एम्पायर स्टेट जाने में। तो मेरा रूटीन संगत जी पहले ये था, बचपन से लेकर तब तक 8 बजे मैं सो जाता था, सारे फोन बोन ऑफ करके सो जाता था। मेरे सारे फ्रेंड सर्कल को सबको पता था, बिजनेस सर्कल में भी 8 बजे के बाद मैं कोई कॉल नहीं लेता, तो कोई मेरे को डिस्टर्ब नहीं करता था। उस दिन गुरुजी की कृपा से ऐसा हुआ कि 7 बजे हम घर से चले तो 8 बजे एम्पायर स्टेट पहुंचे। मेरे को तो ये था अभी नींद आएगी अब फर्स्ट क्लास, पर हुआ इसके बिल्कुल उल्टा। जैसे ही हम गुरुजी के चरणों में पहुंचे, रास्ते में मैंने चोपड़ा जी से पूछा वहां करना क्या होता है। वो कहने लगे जैसे मैं करूंगा वैसे आप करते रहना। मैंने कहा ये भी बात ठीक है आपकी। तो जैसे ही हम गुरुजी के चरणों में पहुंचे, उन्होंने माथा टेका तो मैंने भी माथा टेक लिया। माथा टेका तो संगत जी गुरुजी की चरण पादुका उतारी पड़ी थी, पंजाबी जुत्ती, उसके ऊपर माथा टेका गया। उसमें से आई फ्रेग्रेंस, गुरुजी की जो फ्रेग्रेंस है गुलाब से थोड़ी सी डिफरेंट, वो सारा एटमॉस्फेयर ही उससे भरा पड़ा था वैसे तो, पर चरण पादुका में से तो स्पेशली काफी महक आ रही थी। तो हमें माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ाया जाता है भी जो चरण पादुका के नीचे, पंजाबी जुत्ती के नीचे लेदर लगा होता है वो टैंड लेदर होता है, और टैंड लेदर में से कभी भी फ्रेग्रेंस नहीं आ सकती, हमेशा उसमें से बदबू ही आएगी, चाहे जितनी मर्जी फ्रेग्रेंसेस अप्लाई कर लो, चाहे जो मर्जी ट्रीटमेंट उनको दे लो। तो मेरे दिमाग में माइक्रोबायोलॉजी घुस गई। मैंने सोचा यहाँ कौन सा कोई देख रहा है, जुतियों को उल्टा किया, झुके झुके ही गुरुजी के चरणों में झुके झुके ही
जूतियों को उल्टा किया और पीछे से सूंघा। टू माई अमेजमेंट उससे भी ज्यादा फ्रेग्रेंस आ रही। तो आई नेवर न्यू कि दिस विल बी ए टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ। तो मेरा दिमाग एकदम 360 डिग्री घूम गया। मैंने सोचा जो मैं सोच के आया था ना वो बात नहीं है, दिस इज समथिंग डिफरेंट, जिसने ये साइंस भी फेल कर दी। क्योंकि साइंस के असूल जो होते हैं वो तो इनफॉलिबल होते हैं, तो पर साइंस की हमारी नॉलेज जो है इंसान की, ह्यूमन बीइंग्स की, वो लिमिटेड है। तो जो गॉड का है चमत्कार या करिश्मा वो उससे कहीं ज्यादा है। ये एक दम मेरे दिमाग में आई बात कि जो मैं सोच रहा था ना वो बात नहीं है, ये दुनिया से डिफरेंट है। चलो जी, तब ऐसा था जब हम गुरुजी के चरणों में पहुंचे तो गुरुजी से पूछे बिना किसी को बुला नहीं सकते थे हम। तो गुरु से आज्ञा लेनी पड़ती थी, मैं फलाने बंदे को लाना चाह रहा हूँ, ले आऊं क्या? तो बाद में मेरे को चोपड़ा जी ने बताया कि मैंने 20 बंदों के बारे में गुरु जी से पूछा, भी मैं फलां बंदे को ले आऊं, फलां को ले आऊं। गुरु जी ने हमेशा मना ही किया। तो जब आपका नाम लिया तो गुरु जी कहते हाँ हाँ ले आई। तो कहता मेरे दिमाग में एकदम आया कि आप तो मानोगे ही नहीं चलने के लिए, आपके पास टाइम ही नहीं है इस साइड के लिए। तो मैंने गुरु जी से मन ही मन प्रे किया कि गुरु जी अब आपने जिस बंदे के लिए हाँ की है वो बंदा मेरे करने से, मेरे कहने से, मेरे एफर्ट लड़ाने से तो आएगा नहीं। तो आप ही कोई ऐसा चक्कर चलाओ कि वो मेरे साथ आ जाए। तो प्रोबेबली क्या, ये गुरुजी ने ही उसको सुझाया तरीका सारा, तो उसी से पॉसिबल हुआ। दूसरी बात, 8 बजे जबकि मैं बचपन से लेकर तब तक सो जाता था हमेशा, उस दिन 8 बजे वहां जाके गुरुजी के चरणों में एकदम फ्रेश फील करने लगा। नींद मेरे आसपास भी नहीं थी। तो बड़ा सीरीन एटमॉस्फेयर था, बड़ा पीसफुल एटमॉस्फेयर था। कुल 10 ही लोग थे उस दिन। तो गुरुजी ने बोला था मैं यहाँ रेस्ट करने आया हूँ, किसी को नहीं मिलूंगा, जिसको मिलना हुआ मैं खुद ही बुलाऊंगा। तो गुरुजी ने खुद ही मेरा नंबर लगाया। बाद में तो गुरुजी ने बता ही दिया नथिंग इज बाय चांस, एवरीथिंग इज बाय चॉइस। सो ये भी लॉर्ड की, मेरे महाराज जी की चॉइस ही थी कि मेरे को बुलाना था, बुला लिया। तो उसके बाद जो पंजाबी में चल रहे थे शब्द गुरबानी के, जिनमें मेरे को कभी इंटरेस्ट नहीं बैठता था, मैं हमेशा स्किप कर देता था, जब मेरे को समझ नहीं आती थी भी कह क्या रहे हैं। तो वही शब्द मेरे को गुरुजी की कृपा से इतने अच्छे लगे कि उनमें मन राम गया मेरा। शब्द चले जाएं और मैं एंजॉय पूरा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पंजाब का ही जन्मा पला बड़ा हूँ। तो पंजाबी तो समझ आती थी, तब भी आती है। तो शब्दों में मेरे को इंटरेस्ट गुरुजी की कृपा से उस दिन पहली बार लगा। उसके बाद चाय प्रसाद सर्व हुआ सबको, तो चोपड़ा जी ने माथे से लगा के पिया, तो मैंने भी माथे से लगा के चाय प्रसाद ग्रहण किया। गुरुजी की जो ब्लेसिंग मिलती है वो गुरुजी का प्रसाद ग्रहण करने से ही मिलती है। गुरुजी प्रसाद के थ्रू ही हमें ब्लेस करते हैं। ये भी दुनिया से डिफरेंट ही तरीका है। कोई महापुरुष हमें खिलाता पिलाता नहीं है, तो कोई भी ऐसे ब्लेसिंग्स नहीं देता हमें, प्रवचनों के थ्रू ब्लेस करते हैं जितने दी सो कॉल्ड महापुरुषास हैं। पर गुरुजी के यहाँ तो प्रवचन होता ही नहीं था, गुरुजी तो बोलते ही बहुत कम थे। तो ये भी दीन दुनिया से डिफरेंट था सब कुछ। चलो उसके बाद कुछ देर बाद गुरुजी के राइट साइड पे टेबल पे एक प्रांत रखी गई जिसमें हलवा था।
तो गुरुजी हलवा बांटने लगे अपने हाथ से। तो सारी संगत खड़ी हो गई, 10 लोग हम खड़े हो गए। तो मेरी टर्न 10th थी, मैं सबसे पीछे था। तो मैं गुरुजी के हाथ की तरफ देख रहा हूँ, गुरुजी के छोटे छोटे हाथ। गुरुजी ऐसे उठाए हाथ को उल्टा करके, ऐसे नहीं कर रहे थे, हथेली में नहीं ले रहे थे, बल्कि ऐसे उल्टा ही करके उठा रहे थे, उंगलियों में उठा रहे थे। तो नजर आ रहा था भी थोड़ा सा हलवा उठा रहे हैं प्रसाद। पर जब गुरुजी सबको दे रहे थे, तब लेने वाले संगत के दोनों हाथों में ही बन के आता और इतना भर जाता कि उसको एक हाथ में भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता था। उसी को खाना मुंह लगा के होता। तो हम बाहर गए बरामदे में। मैंने चोपड़ा जी से कहा, चोपड़ा जी इतना तो हलवा खाया नहीं जाएगा। वो कहता, सिंगला जी ऐसा है, आप एक बार शुरू तो करो, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे फिनिश हो गया। जैसे गवर्नर की गाड़ी को कोई रुकावट नहीं होती निकलने के लिए, आराम से निकलती है, सारा ट्रैफिक रोक दिया जाता है, ऐसे ही ये गवर्नर की गाड़ी की तरह आपके पेट में जाएगा। तो वैसे ही हुआ संगत जी। तो इतना टेस्टी प्रसाद गुरु जी के हाथ से दिया हुआ वो अमृत ही था। बाद में समझ आएगी कि गुरु जी जो कोई भी ब्लेस में देते हैं वो अमृत बन जाता है, हमारा क्लेश होता है। तो वो आराम से खाया गया। हाथ धो के हम फिर गुरु जी के चरणों में जा बैठे। तो शब्द चलते रहे, हम एंजॉय करते रहे। 11:30 पौने 12 के करीब गुरु जी अपने आसन से उठ के खड़े हो गए, कहने लगे अब लंगर सर्व करो। तो हम सब गुरु जी का आसन अब लगा हुआ है। एक 4 सीटर सोफा था एम्पायर स्टेट में पहले दिन। गुरुजी एम्पायर स्टेट के हॉल में करते ही राइट हैंड पे आसन गुरुजी का लगा हुआ था, आसन से विराजमान। मेरे को एकदम झटका सा लगा, हैरानी हुई। मेरे को लगा ये तो अंतर्यामी है मेरे हैं। अभी तो मैंने किसी से शेयर नहीं की, जाने से भी शेयर की होती अब भी मैं था कुछ, मैंने किसी बताया ही नहीं। एवरीथिंग हैवी फ्रेग्रेंस आने वाली बात। दूसरी उनके दोनों हाथों में एक बनता रहा था, समाया नहीं। मैंने कहा जी तब तक मैंने कहा ठीक है गुरुजी नहीं जाता, कल नूं जी जस्टिस गिल्ला होगा ओदे नाल तेन मिलाऊंगा। तब तक मेरे दिमाग बार ये कहाँ ढूंढे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एनी हाउ जब मैं पहुंचा तो गुरुजी ने मेरे से एक और बात पूछी। गुरुजी कहने लगे चंडीगढ़ किहदे कोले ठहरदा हुन्ना? मैं क्या गुरुजी उत्थे एक पीपी सिंह है, IPS ऑफिसर है, DIG लग्या हुआ है, पुलिस है, ओदे घर ठहरदा मैं। जदों वो आउंदा है दिल्ली विजिट करने वास्ते तां मेरे कोले नोएडे टू रुकदा है। जब मैं जाना चंडीगढ़ तां मैं ओदे घर ठहरदा। कहंदे हाँ हाँ वही प्रितपाल, वो तो मेरा पुराना भक्त है। गुरुजी ने एक सांस में उसकी सारी लाइफ की मेजर इवेंट्स मेरे को बता दी। मैंने कहा हाँ जी बंदा तो वही है। गुरुजी कहने लगे उन्होंने पूछी जाके। तो मेरे को बड़ी हैरानी भी हुई, मेरे को बड़ा गुस्सा भी आया प्रितपाल पे, मेरे को बताया ही नहीं गुरुजी के बारे में उसने। अगर वो बताता तो मैं भाग के जाता गुरुजी के चरणों में। अब मेरे को किसी थर्ड पर्सन ने बताया और मैं चलने को भी तैयार नहीं था। चलो वो तो गुरुजी की कृपा रही, गुरुजी ने बुलाया था तो गुरुजी के बुलावे को दुनिया में कोई ठुकरा तो सकता ही नहीं।
तो आना ही पड़ना था। तो मैं खुशी खुशी आया। चलो, तो जाते ही मैंने फोन घुमाना शुरू कर दिया। मेरे मिसेज मेरे को बोलने, देखो जी रात का 1:30 बजे 2 बजे हैं, आप किसको फोन लगा रहे हो इस वक्त? आप जाग रहे हो तो इसका मतलब ये थोड़ा ही अभी सारी दुनिया ही जाग रही होगी। मैंने कहा चुप करो जी, मेरे को एक बार बात कर लेने दो। मेरे को तो इतना जोश चढ़ा हुआ था। गुरुजी ने कहा अभी पूछता हूँ। मैंने कहा अभी पूछ लेता हूँ मैं। तो जैसे ही टेलीफोन की एक्सेस मिली मेरे को, मैंने डायल करना शुरू कर दिया उसका नंबर। संगत जी, टू माय अमेजमेंट, दिन में भी अगर मैं उसको फोन करता ना, उसके मुंशी मुसद्दी फोन उठाते थे, क्योंकि वो डीआईजी था। नीचे लोग बहुत थे उसके सेवा करने वाले सेवादार, तो वो ही फोन उठाते, बाद में उसको कॉल ट्रांसफर की जाती। तो उस दिन आधी रिंग भी नहीं बजी, खुद उसने उठा लिया फोन। मेरे को बोलने लगा, जी खैर है, इन्नी रात गए फोन करने लग गया मैनू। मैं क्या खैर था पुत तेरी नहीं, तो मैनू गुरु जी बारे दसे ही नहीं। इतना सुनना था संगत जी, वो तो उछल पड़ा। कहने लगा अच्छा आपको गुरु जी मिल गए? हमें तो 5 साल हो गए ढूंढते ढूंढते भी गुरु जी कहाँ चले गए, मिले ही नहीं गुरु जी, कोई वेयर अबाउट नहीं गुरु जी का पता चला। तो आपने तो बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई है, मैं सुबह ही आ रहा हूँ शताब्दी से, मेरे को रिसीव कर लेना। मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद मैं चोपड़ा जी के पीछे पड़ा कि चोपड़ा जी आज मेरे को ले जाओ। कल तो मैं आपकी गाड़ी में गया था, आज मैं अपनी गाड़ी आपकी गाड़ी के पीछे लगा लूंगा। तो मैं रास्ते में पक्की निशानियां लगाता जाऊंगा, यहाँ से लेफ्ट टर्न करना, यहाँ से राइट, यहाँ से सीधा चलना, ऐसे करके तो मैं जब मेरा दिल करा करेगा मैं गुरु जी के पास चला जाया करूंगा। तो चोपड़ा जी कहने लगे यार आज तो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, कल को चल पाऊंगा मेरे साथ। मैंने कहा देखो चोपड़ा जी, कल आप मेरे को जबरदस्ती लेके गए थे, आज मैं आपको जबरदस्ती लेके जाऊंगा। प्रॉब्लम क्या है आपको आज जाने में? कहते ऐसा है सिंगला जी, एक फैमिली आ रही है यूएसए से, उन्होंने सिर्फ एक नाइट के लिए मेरे पास रुकना है। अगर हम गुरु जी के पास गए तो 1:30-2 बजे वापस पहुंचेंगे, तब तक वो लोग सो जाएंगे। सुबह उठेंगे हम 10 बजे, वो लोग 7 बजे उठ के अपना रवाना हो जाएंगे। तो उनसे तो मेरी बात ही नहीं हो पाएगी। मैंने कहा चोपड़ा जी ऐसे करो, आप मेरे को एम्पायर स्टेट दिखा देना दूर से, वहीं से यू टर्न मार लेना आप, फिर मैं अपने आप आ जाऊंगा। तो कहने लगे हाँ ये ठीक है। तो वो मेरे साथ चल दिए। पर हुआ ये, वहां पहुंच के उनका मन करा कि अब गुरु जी के चरणों में आएंगे, एक बार माथा तो टेक लें, गुरु जी के चरणों की छो तो प्राप्त लें। तो फिर थोड़ी देर बाद कहने लगे देखो चाय प्रसाद में तो गुरु जी की स्पेशल ब्लेसिंग है, चाय प्रसाद तो पी के ही जाएंगे। अब करते करते कहते देखो लंगर नहीं खाया तब तक तो गुरु जी की फुल ब्लेसिंग मिली नहीं, लंगर करके ही जाएंगे। अल्टीमेटली हुआ ये संगत जी, वो मेरे साथ ही जब गुरु जी ने परमिशन दी हमें 1:30-2 बजे, तब गया वापस। अच्छा, वहां जाते ही देखा गुरु जी आसन पे विराजमान है, गुरु जी के लेफ्ट साइड में जस्टिस गिल बैठे हैं, गुरु जी के चरण दबा रहे हैं। मैं भी राइट साइड होके मैं दीवार के लग के बैठ गया। गुरु जी बात कर रहे थे जस्टिस गिल से। मैंने कहा चलो माँ को क्यों डिस्टर्ब करना, बातचीत करते हुए तो इनको बात कर लेने दो, जब मेरे को बोलेंगे मैं इंटरव्यू कर लूंगा। तो थोड़ी देर में गुरु जी ने उंगली का इशारा किया, मैं आगे हो गया। तो दूसरा चरण मैंने पकड़ लिया गुरु जी का। संगत जी वो मैं आनंद बता नहीं सकता आपको। मेरा पहला दिन था जब मेरे को गुरु जी के चरणों की छो प्राप्त हुई। इतनी फ्रेग्रेंस मेरे हाथों में से, मेरे शरीर में से आने लग गई, जैसे गुरु जी को मैंने टच किया।
तो ये गुरुजी का कल्याण करने का ही तरीका है। तो जस्टिस गिल ने मेरे को कहा, अभी गुरुजी ने मेरे को जैसे कहा है तो हम संगत के बाद मिल लेते हैं, प्रोग्राम बना लेते हैं। तो जस्टिस गिल ने, जब गुरुजी ने कहा ये जस्टिस गिल हैं, उन्होंने दोनों हाथ जोड़ नमस्ते की मेरे को, मैंने भी दोनों हाथ जोड़ के नमस्ते की। तो गुरुजी बोलने लगे, ये सिंगला है, मेरे पिंड का मुंडा है, बाला ही चंगा है। मेरे को तो बड़ा ऐसे लगा कि धरती फट जाए, मैं बीच में ही समा जाऊं, मेरे में अच्छाई हो न जाए। पर ये तो गुरु की बोल के ब्लेस करके अच्छा कर दिया। चलो जी, उसके बाद संगत के बाद हम मिले आपस में। तो जस्टिस गिल कहने लगे, ऐसा है मेरी पोस्टिंग लखनऊ बेंच पे हुई है, तो मैं जब चंडीगढ़ से लखनऊ जाता हूँ तो गुरुजी के दर्शन करके जाता हूँ, जैसे आज जा रहा हूँ। तो मैं 13 तारीख को वापस आऊंगा लखनऊ से चंडीगढ़ जाने के लिए, तब भी गुरुजी के दर्शन करके ही जाऊंगा। उस दिन आप 4 दिनों के कपड़े बैग में डाल लाना, गुरुजी का आदेश है भी आप मेरे साथ ही रुकोगे 4 दिन, मैं गुरुजी के बारे में आपको बताऊंगा, तो मेरे साथ ही जाओगे, अब मेरे साथ ही वापस आओगे। मैंने कहा ठीक है जी, गुरुजी ने बहुत कृपा की थी। उसके बाद ये हुआ, 13 तारीख को मैं 4 दिन के कपड़े डाल के ले आया, तो हम गुरुजी के चरणों में हाजिर हो गए। तो पर तीसरे दिन जब मैं गुरुजी के चरणों में जाने लगा 2 दिनों के बाद, तो मेरी मिसेस कहने लगी, देखो आप 8 बजे सो जाते थे, 6 बजे उठते थे सुबह, तो आपका रेस्ट का टाइम पूरा हो जाता था। अब आप 2 दिन से 1:30 बजे आ रहे हो घर वापस, 2 बजे के करीब सोते हो, सुबह 6 बजे फिर उठ जाते हो, 4 घंटे में आपकी पूर्ति हो जाती है। मैंने कहा देखो गुरुजी ने मेरे को बहुत एनर्जी दे दी, इसलिए मेरी पूरी अच्छे से पूर्ति हो जाती है नींद की भी, और मेरा काम भी सफर नहीं कर रहा, मैं मैनेज कर रहा हूँ सब कुछ। संगत जी, मेरी 3 फैक्ट्रियां थी, तीनों फैक्ट्रियों को देखने वाला मालिकों में से मैं अकेला ही था। तो मेरा आधा परिवार अभी पंजाब में ही था, मैं ही कंप्लीटली शिफ्ट हुआ था नोएडा में। तो ये हुआ, तीसरे दिन जब ये मेरे को पूछने लगी कि आप आज भी जाओगे गुरुजी के, मैंने कहा हाँ जी, मन तो है पूरा जाने का। कहती, ऐसा क्या देखा गुरुजी में आपने जो आप इतने दीवाने हो गए गुरुजी के, हर रोज ही जाने की सोचते हो। मैंने कहा देखो ये एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता वर्ड्स में, ये एक्सपीरियंस करने वाली बात ही है। आप अगर चाहते हो तो आप चलो मेरे साथ, तो घर तो मैं ले जाऊंगा ही, एक जना मैं अकेला गया, चाहे चारों गए, पूरी फैमिली गई। तो ये कहने लगी ठीक है चलते हैं। तो उस दिन ये हुआ, बच्चे स्कूल गए, बच्चे स्कूल से आए जब दोपहर में, तो उनको इसने बोला कि फटाफट खाना खा के अपना होमवर्क कंप्लीट करो, 6 बजे चलेंगे हम गुरुजी के यहाँ पापा के साथ। बच्चे भी फटाफट तैयार हो गए, 5:30 बजे मेरे पास ऑफिस में आ गए सब लोग, चलो जी गुरुजी के चलो। मैंने कहा अभी तो टाइम ही नहीं हुआ, 6:30-7 बजे चलेंगे। कहते नहीं आज चलो, देखते हैं क्या है, जैसे आपका मन रोज जाने को करने लग गया, हम भी तो देखें भी चीज क्या है। तो ऐसा हुआ, तीसरे दिन से हम पूरी फैमिली ने जाना शुरू कर दिया। तो 7 डेज ए वीक गुरुजी दर्शन देते थे एम्पायर स्टेट में, तब 7 डेज ए वीक हम जाते थे। गुरुजी ने हमें अलाउ कर दिया कि आप 7 दिन आ सकते हो, विदाउट एनी नागा, विदाउट फेल, कोई बहाना नहीं, कुछ नहीं। हम हर रोज गुरुजी के चरणों में हाजिरी देने लगे, बड़ा ही मजा आने लगा।
लाइफ एकदम बदल गई। डे 1 से ही पूरी लाइफ घूम गई। इतना आनंद आया कि दीन दुनिया भूल गए। रोटरी क्लब का मेंबर था मैं, तब पास्ट प्रेसिडेंट था, तो ताजी ताजी फीस भरी थी, तो वो फीस भी हम भूल गए। हमने कहा जो आनंद गुरु जी के चरणों में है वो कहीं किसी चीज में नहीं है। तो हम रेगुलरली गुरु जी के चरणों में जाने लगे। संगत जी, तब मैंने एक नई गाड़ी ली थी, मारुति 800। उसकी एवरेज 12.5 किलोमीटर टू ए लीटर ऑफ पेट्रोल आ रही थी। मैंने बहुत ट्राई की भी, शहर में कम से कम 14 तो आनी चाहिए, पर उसकी इम्प्रूव नहीं हो पाई एवरेज। तो जैसे ही गुरु जी के यहाँ हम जाने लगे, एक हफ्ते बाद मैं टैंकी फुल करवाता था नॉर्मली। एक हफ्ते बाद मैंने टैंकी फुल करवाई तो एवरेज कैलकुलेट की तो 19 आई। मैं हैरान हो गया भी 19 तो हो ही नहीं सकती शहर में। ज्यादा से ज्यादा रूट पे मारुति 800 18 की एवरेज देती है जैसे मैंने सुना था। तो शहर में तो 14-15 के बीच में ही होनी चाहिए। चलो बात आई गई हुई, मैंने सोचा शायद गलती से डलवा के मैं पेट्रोल भूल गया हूँगा। तो अगले बार फिर डलवाया पेट्रोल तो फिर एवरेज 19। मैंने सोचा भी शायद कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई, कुछ हो गया। तीसरी बार मैंने रीडिंग लिख के नोट करके टैंकी फुल करवाई और एवरेज चेक की तो फिर 19 आई। चौथी बार मैंने सोचा भी कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई गड़बड़ेशन हो ही रही है। तो जो रीडिंग थी टैंकी फुल करवाने के टाइम मैंने वो नोट कर लिए पेपर पे और डैशबोर्ड में रख दिया। कैलकुलेटर भी डैशबोर्ड में रखा। जिस दिन दोबारा टैंकी खाली हुई तो उस दिन मैंने फिर फुल करवाई। टू माई अमेजमेंट इट वाज अगेन 19। तो हम चारों बंदे डिस्कस करते जा रहे हैं एम्पायर स्टेट। गुरु जी के चरणों में पहुंचे तो भी 19 कैसे हो सकती है एवरेज, समझ नहीं आ रही थी हमें। तो जैसे ही हमने गुरु जी की तरफ फेस टर्न किया, 2 स्टेयर्स उतर के, एम्पायर स्टेट जिसने कभी देखा है उसको तो मालूम ही है। तो गुरु जी बोलने लगे, बड़े प्यार से गुरु जी ने बोला, इंगला फिर 19 देख के चकरा गए। तब मेरे को समझ आई भी ये सब तो गुरु जी की ब्लेसिंग से हुआ है। कहने लगे, मैं सिर्फ बंदों को ब्लेस नहीं करता, मैं व्हीकल्स को, जिस चीज को आप नॉन लिविंग कहते हो उसको भी ब्लेस करता हूँ। मैं हर एक चीज को ब्लेस कर सकता हूँ और करता हूँ। तब हमें समझ आई ये तो गुरु जी का किया है, गुरु जी की कृपा से हुआ है ये सब। उसके बाद तो संगत जी एक दिन ऐसा हुआ, हम पेट्रोल भरवाते थे दिल्ली से। जब फायर स्टेट आते थे तो रास्ते में IIT फ्लाईओवर के साथ एक पेट्रोल पंप है, RK सर्विस स्टेशन, वहीं से मैं टैंकी फुल करवाता था हमेशा। तो उस दिन हमें जल्दी थी गुरु जी के पास जाने की, पेट्रोल भी खत्म होने वाला था गाड़ी में। सोचा भी चलो एम्पायर स्टेट चलते हैं, पहले आते वक्त वापसी पे पेट्रोल डलवा लेंगे। अगर खत्म हो गया रास्ते में तो ऐसे करेंगे, संगत से वापस चलने से पहले किसी से एक बोतल बारो कर लेंगे पेट्रोल की। तो हुआ ऐसे, सत्संग अटेंड किया, सत्संग की बातें करते करते हम ये भूल ही गए भी गाड़ी तो ड्राई होने वाली थी। तो हम पेट्रोल पंप पे पहुंच गए। जैसे ही हमने यू टर्न लेके पेट्रोल पंप पे लगाई गाड़ी, तो वो कहता जी कितने का पेट्रोल डालना है साहब। तो हमने एकदम सुई की तरफ देखा, पेट्रोल की टैंकी की सुई की तरफ देखा तो वो फुल पे आ गई। तब तक तो हमें पता चल ही चुका था भी गुरु जी कितनी कृपा कर सकते हैं, इसका तो कोई अंदाजा ही नहीं है। तो मैंने कहा जी गलती से लग गई पेट्रोल पंप पे, हमने तो सिर्फ एयर चेक करवानी थी, टायर प्रेशर चेक करवाना था। तो हमने टायर प्रेशर चेक करवाया और वापस
नोएडा चल दिए। तो संगत जी वो पेट्रोल का टैंक 0 से फुल पे हुआ, पूरे 7 दिन चला मेरा, जैसे नॉर्मली चलता था। तो गुरुजी का ये कहना, ये कृपा कर देना, तो आप अंदाजा लगा सकते हो क्या कुछ नहीं कर सकते गुरुजी। 13 तारीख को जब मैं गिल साहब के साथ गया, गुरुजी ने सारी संगत को आज्ञा दे दी, तो हमें दोनों को 1 घंटा और बिठाया अपने चरणों में। हम सिर्फ 2 ही बंदे, एक जस्टिस गिल और एक मैं, गुरुजी के चरणों में बैठे रहे। 3 बजे के करीब गुरुजी ने कहा चलो आप। तो उनकी गाड़ी लगी हुई थी, 1 नंबर गाड़ी, तो उसमें हम दोनों बैठे। आगे की सीट पे ड्राइवर ड्राइव कर रहा था, गनमैन बैठा था, पीछे हम दोनों बैठ गए। तो जैसे ही बैठे कार में, गुरुजी की बातें शुरू कर ली, गुरुजी का सत्संग शुरू हो गया। तो इतना प्यारा प्यारा सत्संग उन्होंने सुनाया, रैप्ट टेंशन के साथ मैं भी सुनता रहा। तो ऐसे लग रहा था जैसे ये बोलते रहे और मैं सुनता रहूं। तो पहली बात जो उन्होंने बतानी शुरू की मेरे को, वो ये थी, कहते एक बार मेरी मदर बीमार हो गई, तो मैंने उसे पीजीआई में एडमिट करवा दिया। कुछ दिनों बाद वो कोमे में चली गई। कोमे में ऐसा गई कि डॉक्टरों ने हमें बुलाया और कहने लगे, गिल साहब माताजी तो अब कोमे में चले गए, पता नहीं इस हालत में कितनी देर रहेंगे, कब तक सरवाइव करेंगे। अब इनको ओरली तो कुछ दे ही नहीं सकते, ना आप ना हम, तो इनको घर ले जाओ आप। तो ये इनकी ड्रिप का इंतजाम कर देते हैं, 2 नर्सेस की ड्यूटी लगा देते हैं, 1 दिन में 1 रात में, वो ड्रिप लगाया करेंगी इनको। तो इनको पोषण जाता रहेगा पूरा, जितनी रिक्वायरमेंट है शरीर की। तो गिल साहब कहते, मैंने कहा जी ठीक है। तो हम घर ले आए माता जी को। 3-4 दिन तो माता जी वैसे ही पड़े रहे, ड्रिप लगता रहा दिन रात उनको। तो एक दिन हमने सोचा, मन में हमारे में आया, सारी फैमिली ने प्रे किया मन में कि गुरुजी या तो माता जी अच्छे हो जाएं, हमारे साथ बातचीत करें, उठें बैठे, खाएं पिए, हंसे खेले, जैसे नॉर्मल बंदा करता है वैसे करें, या फिर गुरुजी आप इनको ले जाओ। कहते इतना मन में आने की बात थी, हम माता जी के द्वाले खड़े थे, कोठी का दरवाजा खुला तो गुरुजी अंदर आ गए। हम हैरान हो गए, गुरुजी इस टाइम? तो गुरुजी कहते हाँ। गुरुजी ने आते ही, जैसे ही गुरुजी ने एंट्री की उनके घर में, तो कहते माता जी ने आंखें खोल दी, माता जी का कोमा खत्म हो गया। तो माता जी ने उठ के प्रणाम करने की कोशिश की गुरुजी को। गुरुजी कहते माता जी आप लेटे रहो, आपका प्रणाम मेरे को। तो माता जी लेटे रहे। उसके बाद गुरुजी ने कहा, आदेश दिया कि चाय प्रसाद बनाओ और पकौड़े बनाओ। तो मिसेस गिल चाय प्रसाद और पकौड़े बना लाई। गुरुजी ने खुद भी भोग लगाया, हम सारे फैमिली मेंबर्स को भी दिया। उसके बाद गुरुजी ने आधा पौना घंटा वहां हमारे साथ बिताया। गुरुजी ने हमें बोला कि माता जी 3 बजे शरीर छोड़ देंगे। हमने कहा ठीक है गुरुजी। तो गुरुजी कहने लगे, अब मैं जा रहा हूं, आप मेरे पीछे मत आना, आप माता जी के पास ही रहो। गिल साहब कहते, मैं कहने लगा कि गुरुजी आपको गाड़ी तक बिठा देते हैं, गाड़ी में अच्छे से। तो गुरुजी कहते नहीं, यहीं मत्था टेक लो, गाड़ी में मैं चला जाऊंगा अपने आप, मेरा आदेश है, आप माता जी को अटेंड करो। कहते हम खड़े रहे, गुरुजी ने दरवाजा खोला और बाहर चले गए। उसके बाद 3 बजे तक हम वहीं खड़े हुए थे। माता जी ने गुरुजी करते करते शरीर छोड़ दिया। गुरुजी के चरणों में वास परमानेंट माता जी को प्राप्त हो गया। हमें पता चल गया सबको। तो हमने सोचा अभी अब क्रीमेशन तो सुबह ही होगी, अब मैं बाहर निकल के गार्डों से पूछ तो लूं। गुरुजी की और भक्त अच्छे से कर दी थी, उनको गाड़ी में अच्छे से बिठा दिया था।
कहते जैसे ही मैं बाहर निकला, मैंने गार्ड से पूछा भी गुरुजी आए थे, उनको अच्छे से गाड़ी में बिठा दिया था? कहता उसने मेरे को सिर से लेकर पांव तक देखा घूर घूर के, मेरे को कहने लगा गिल साहब अज तुसी ज्यादा पी ली, सुबह ही पी ली। मैं भी बड़ी हैरानी नाल पूछा भी की गल? कहते कमाल है जे गुरु जी आउंदे उन्हां दी गड्डी दा हूटर वजदा, असी कलोनी दा मेन गेट खोलदे भज के, फिर गुरु जी दी कार नाल नाल भज के आउंदे तुहाडे घर, गड्डी दा दरवाजा खोलदे, गुरु जी नूं रिसीव करदे, गुरु जी नूं मत्था टेकदे, तुहाडे कोले लैके आउंदे। तां इह कुछ तां होया ही नहीं। तुसीं कहंदे हो गुरु जी आए। इत्थे अतवाद दा जमाना चल रहा है, हाईली प्रोटैक्टेड एरिया है, सारे हाई कोर्ट दे जज रहंदे ने, ते पक्षी पर नहीं मार सकदा इत्थे बिना आग्या तो। ठीकरी पहरा दिन्ने असीं पूरी रात भर। ते ये तुसीं की गल कहते भी गुरु जी आए सी? कहते मैं और भी हैरान हो गया। मैंने सोचा गुरु जी तो आए थे हमारे पास, आधा पौना घंटा लगा के गए हैं, साक्षात आए थे। ये कह रहे हैं कैसे हो सकता है गुरु जी आए हों, हमें पता ही न चला हो। वो कहते अल्टीमेटली मैं शोपन में पड़ गया। मैंने जलंधर फोन लगाया अपने किसी जान पहचान वाले को, उससे मैंने इतना ही बात की थी अभी गुरु जी। वो कहने लगा हाँ जी गुरु जी तो जज साहब सामने आसन पे विराजमान है, हम मंदिर में ही हैं, सुबह 11:15 के बैठे हैं, अब तक बैठे हैं। गुरुजी जलंधर में सारा दिन रात बैठे ही रहते थे, आसन पे विराजमान ही रहते थे, संगतों को ब्लेस करते रहते थे दिन भर रात भर। तो कहता मेरे को एक बार तो बड़ी हैरानी हुई, फिर मेरे को समझ में आई कि गुरुजी तो साक्षात महाशिव हैं, ये कहीं भी कभी भी साक्षात रूप में प्रकट हो सकते हैं, एक से ज्यादा जगहों पे भी, एट ए टाइम लाखों जगहों पे भी, हजारों जगहों पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तब मेरे को समझ आई कि गुरु जी तो महाशिव हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सर्व समर्थ हैं।